यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का आखिरकार ऐलान हो ही गया। देश भर में कोरोना के बीच हालांकि कुछ आवाजें उठी थी कि चुनावों को फिलहाल पोस्टपोन किया जाए, लेकिन तमाम सियासी दलों से बातचीत के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने निर्णय किया कि चुनाव समय पर और सुरक्षित माहौल में होने चाहिए। बातचीत करेंगे हमारे साथ नवोदय टाइम्स ग्रुप के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। जी सर, पहला सवाल तो यही है कि जो तारीखों का ऐलान किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें बहुत सामान्य सी टाइमलाइन है, अगर आप टाइमलाइन की बात करेंगे। और जहाँ तक घोषणा होने की बात है, तो अब क्योंकि पिछली बार अगर आप 2017 के चुनाव को देखेंगे, तो 2017 में ये 4 दिन पहले ही हो चुका था, यानी कि 4 जनवरी को हो चुकी थी घोषणा, और इस बार ये 8 जनवरी को हो रही है। अब 8 जनवरी, पहले ये माना जा रहा था कि शायद 10 तारीख को चुनाव आयोग अपनी घोषणा करेगा, क्योंकि 9 तारीख की एक प्रधानमंत्री की एक सभा थी, लेकिन वो कोई बहुत ऐसा मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री सभा नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी कोई घोषणा नहीं कर सकते, वो तय मामला होगा। जहां तक घोषणा होने का सवाल है चुनाव की, तो बहुत क्रूशियल घड़ी है, और इस क्रूशियल घड़ी में चुनाव की घोषणा होना, कोरोना काल जब जब चरम पर है, लगभग चरम पर है स्थितियां, तब घोषणा होना अपने आप में बहुत ही मुश्किल सा काम है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। पिछले दौर में भी आपने देखा होगा, हम लोगों ने कुछ चुनाव किए थे जब कोरोना काल चल रहा था। तो अब ये हम लोग मान के चलते हैं कि जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए, जो काम है चलते रहने चाहिए, और वो उसी हिसाब से हो भी रहा है। जी जी, चलिए सर, चुनावों की तारीख तो घोषित हो ही गई, और आपने बताया कि कोविड के बीच में संभलते हुए चुनाव कराना भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना जाता है फिर लौट के आ जाता है, तो ऐसे में चीजें रुकनी नहीं चाहिए। 5 राज्य हैं जिनमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है, लोकसभा सीटें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, लड़की हूं लड़ सकती हूं अखिलेश यादव, तमाम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी सफर को आगे बढ़ा रहे थे। सर, क्या लगता है अब दौर शुरू होगा टिकट बंटवारे का, अपने काम दिखाने का, जनता के बीच में जाने का? देखिए, ये तो बहुत साफ है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही एक तैयारी एक नए मोड में आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी उस मोड में थी, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी उस मोड में आ चुकी थी। समाजवादी पार्टी ने थोड़ी देरी जरूर की, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से ज्यादा इस तैयारी में थी। उम्मीद हम ये करते थे कि समाजवादी पार्टी लगभग साल भर पहले उसको अपने इस मोड में, चुनावी मोड में आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तब उसके पास बहुत सारे ऐसे मौके थे कि वो कोरोना काल के समय लोगों की सेवा करती, लोगों के पास जाती, और फिर अगर सरकार की विफलताएं जो थी उनको वो दिखाती। वो शायद उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने वो मौका खो दिया। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, समाजवादी पार्टी भी अब अपने ढर्रे से तेज निकली है, और साइकिल उसने हवा भरवा ली है ठीक से, और पंचर अंचर कहीं होने की संभावना नहीं रखी अपनी तरफ से, लेकिन वो साइकिल उनकी अब चल निकली है। उस रफ्तार कैसी होगी, मंजिल तक पहुंचने में बहुत कम समय है, उस पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो सामान्य साइकिल जो है 10-12 किलोमीटर के प्रति आवर की रफ्तार से चल सकती है, और सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जरूरत मैं देखता हूं। अब ये देखना होगा कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सर, 403 सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और पिछली बार जब चुनाव हुआ था फरवरी मार्च 2017 के अंदर, तब बीजेपी की जो एनडीए का जो अगुवाई था उसके अंदर 325 सीटें मिली थी, और योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5
साल का टेन्योर पूरा किया, सक्सेसफुली पूरा किया। आपने चूंकि समाजवादी पार्टी का नाम लिया और ये कहा कि थोड़ा देरी इन्होंने जरूर की, लेकिन बाद में साइकिल की रफ्तार बढ़ी जरूर है। क्या ये माना जाए, जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं अभी तक तमाम मीडिया हाउसेस के, एजेंसीज के, उसमें दो ही पार्टियों को मुख्य मुकाबले में दिखाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। क्या ये तय माना जा सकता है कि चुनाव इन दो मुख्य पार्टियों के बीच में ये है? हालात बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट करती हैं। लगभग 40 साल अगर आप जहां तक उत्तर प्रदेश की स्थितियों को देखेंगे, जब आप 2017 का चुनाव, उसके पहले 2007 का चुनाव, उन दोनों में भी आप जब आप मतलब 12 और 7 दोनों में ही चुनाव में दोनों ही दलों को, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था। लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बहुमत नहीं हो पाता था। अब खैर अब मिला है इनको, पिछली बार मिला था भारतीय जनता पार्टी को और बड़ा बहुमत मिला था। तो उसके बाद जो स्थितियां बनी उसमें जो वोट परसेंटेज दोनों प्रदेश की राजनीतिक दलों को मिले, वो उससे बहुत स्पष्ट हो गया था कि अब लड़ाई जो है वो 3 गुनी होगी। लेकिन धीरे-धीरे समाजवादी पार्टी तो अपने ढर्रे पे चलती रही और उसका जो वोट परसेंटेज पिछली बार था 20% के आसपास, वो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने काम भी उसी तरीके से किया। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के पास तो 1-2% ज्यादा वोट पड़ा था। फिर भी उन्होंने काम नहीं किया और उनके जितने भी रणनीति थी वो फेल होती गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी से समझौता किया, वो फेल हो गया, आगे नहीं चल पाया और उस वजह से आगे अगर आप देखते हैं तो धीरे-धीरे स्थितियाँ ऐसी बनी कि बसपा अपने आप को किनारे करती चली गई और आज हालत ये है, तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस वही 7%, 6-7% वोट के साथ खड़ी है। जबकि बीच-बीच में ऐसा ज़रूर लगता है कि प्रियंका गांधी एक पूरे झटके के साथ में खड़ी हैं और करना चाहती हैं। मतलब लेकिन वो इतनी बड़ी कोशिश नहीं कर पाईं या इतना बड़ा उनका आधार नहीं तैयार हो पाया कि वो लड़ाई को दसिवीं लड़ाई को त्रिकोणीय या चौकोणीय कर सकें। जी। आपने बताया कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी तैयारियां की। इसके साथ-साथ इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली मॉडल को दिखाकर केजरीवाल गारंटी योजना भी चलाई जा रही है। क्या इसका भी कुछ असर पड़ेगा इस स्टेट के चुनाव पर? या आपको लगता है कि अभी पहला पड़ाव है, उपस्थिति दर्ज कराएगी पार्टी? जी। मुझे अब लगता नहीं है कि ऐसी कुछ स्थितियां होने जा रही हैं, क्योंकि इस समय की स्थितियों में थोड़ी दिक्कत होगी उन्हें और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम अभी नहीं जाना चाहेंगे, रैली नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ी तैयारियां उनकी हैं या कोई असर पड़ेगा, मुझे ऐसा आभास फिलहाल नहीं लगता है। आने वाले दिनों में ज़रूर ये सोचा जा सकता है कि शायद ऐसी स्थितियाँ कुछ बने। जी। जी। यूपी के साथ-साथ उत्तराखंड है, इसके साथ जुड़ा हुआ है बिल्कुल 70 विधानसभा सीटें यहाँ पर है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सियासी उठापटक देखी गई उत्तराखंड के अंदर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, अगर वो हरीश रावत का इस्तेमाल पहले से कर लेते, तो शायद बहुत अच्छी स्थितियाँ होती और वो जीतने की स्थिति में भी हो सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बैकफ्रंट पे चल रही थी। लेकिन हरीश रावत जो वहाँ के एकमात्र कांग्रेस के स्वीकार्य नेता हैं, उनको मंच पर सामने ना रख करके और खामखा उनका टाइम एक तरीके से बर्बाद किया गया और कांग्रेस ने सत्ता वहाँ पर पाने का एक मौका अभी तक ये लगता है कि वो खो दिया है और हरीश रावत खुद इस समय जो कांग्रेस की गुटबाजी है उससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से उन्होंने एक थाली सजा के दे दी है जो कि नहीं होना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी स्थिति में थी, उसको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला। जी। जी। लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को अगर कांग्रेस टक्कर नहीं दे पाएगी तो क्या आम आदमी पार्टी कुछ डैमेज पहुंचा सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां लंबे समय से चुनावी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी वहां जरूर कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ में भी एक बड़ा दिक्कत ये होगी कि
आम आदमी पार्टी को जो वोट परसेंटेज चाहिए सत्ता में पाने के लिए, वो उतना बड़ा वोट परसेंटेज मिलना आसान काम नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में वो अपना ये चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ये आधार बनाने का चुनाव होगा, आधार इकट्ठा करने का चुनाव होगा और वो अब अगली बड़ी तैयारी के लिए वहाँ से काम करेंगे। ये इस चुनाव में ऐसी स्थितियाँ बनी हैं जिससे अगर आप काम के लिहाज से देखें और बाकी चीज़ों तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही थी। 4-4 3-3 मुख्यमंत्री उसको बदलने पड़े। लेकिन उसके बाद भी स्थितियाँ अगर वो आज सत्ता पाने की स्थिति में है, दोबारा स्वीकार होने की स्थिति में है, तो उसमें विपक्षी दलों की कमी ही ज़्यादातर नज़र आती है। जी, मतलब ये दूसरा ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी अभी भी मजबूत पोजीशन में है। सर, जी। पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर, 60 विधानसभा सीटें यहाँ पर है। बीजेपी ने पिछली बार 24 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ पर उभरी थी। गठबंधन किया, सरकार बनाई और एन बीरेंद्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है, इतिहास दोहराया जाएगा या बदलाव यहाँ भी कुछ हो सकता है 5 सालों में कुछ? अभी तक के जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें ये ज़रूर दिखता है कि वो इतिहास दोहराया जा सकता है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में भविष्यवाणी करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ बिल्कुल पक्का क्या होगा। वैसे भी पिछली बार सिर्फ़ बीजेपी को 24 सीटें मिली थी और मिला-जुला कर के उनकी सरकार बनी थी और वो काम वहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाने का किया। अब जहाँ तक गोवा का सवाल है, गोवा बड़ा इंटरेस्टिंग राज्य है। गोवा में मनोहर पर्रिकर ने पिछली बार सरकार बनाई थी और लेकिन उनके असामयिक निधन के बाद में जो स्थितियाँ बनी थी, उससे प्रमोद सावंत आए और प्रमोद सावंत को लेकर के एक ज़रूर मामला चल रहा है। अब वहाँ पे भी अभी आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ वहाँ कांग्रेस आगे होती फिर पीछे चली जाती है। आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके की स्थिति में है वहाँ पर। आम आदमी पार्टी ने गठजोड़ करके बहुत कुछ आगे करने की कोशिश की है, लेकिन वो कितना आगे जा पाएगी, कितना आगे वहाँ के सामाजिक समीकरणों में फिट हो पाएगी, ये एक देखने की बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।